बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, पेपर के बारे में डिस्कस करना है हमने। जो पेपर के क्वेश्चन थे उनके फार्मूलाज या उनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ आज। देखिए इसमें जो है वो फर्स्ट पेज है। देखिए इसके अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 148 145 से लेकर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 145 है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट h at the same time another ball is fired horizontally with speed v from same height. They will hit the ground. देखिए इसमें ये कहा गया है कि इस तरह से हमारे पास एक सम हाइट है, इसे एक बॉल को ड्रॉप किया हुआ है, इस तरह से ड्रॉप किया हुआ है और एक बॉल को इस तरह से हॉरिजेंटली थ्रो किया गया है वेलोसिटी v से, जो इस तरह से आके गिरता है। तो देखिए ये जो केस होता है इसके अंदर देखें दोनों की हाइट सेम है। जिस हाइट से एक बॉल गिरता है उस हाइट से दूसरा बॉल गिरता है और दोनों की v नॉट y जो है वो जीरो है दोनों बॉल्स की। ये भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग जीरो, और ये दोनों के अंदर एक्सीलेशन g के बराबर है। इसलिए इसमें ये होगा कि दोनों का टाइम सेम होगा और दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, तो दोनों बॉल्स की फाइनल वेलोसिटी इसलिए इक्वल होगी क्योंकि आपको पता है कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस G इंटू टी। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y जीरो है, G दोनों की इक्वल, टाइम सेम, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जो है वो सॉरी फाइनल वेलोसिटी के अंदर इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, ये इसके दो कंपोनेंट आएंगे और इसका एक आएगा, तो दोनों की एक्सीलेशन सेम होगी। सॉरी, फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं होगी, दोनों की एक्सीलेशन सेम होगी। ठीक है, इस तरह से एक मिनट, तो बेटा दोनों की एक्सीलेशन इक्वल होगी क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो लाइक का प्रोजेक्टाइल होता है, जो लाइक का प्रोजेक्टाइल होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पे Vx होगा और V होगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, जबकि इसकी फाइनल वेलोसिटी सिर्फ हो जाएगी इज इक्वल टू Vf इज इक्वल टू माइनस G इंटू टी, इस तरह से हो जाएगी। तो ये होता है कि इसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होंगे, तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। जो इक्वल होंगी वो सिर्फ टाइम और एक्सीलेशन, क्योंकि दोनों के अंदर एक्सीलेशन g के बराबर है। उसके बाद है 146, a bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally with constant speed when air resistance is not taken into account। जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं की जाती तो एरोप्लेन अगर इस तरह से मूव करता है और यहाँ से कोई भी चीज इस तरह से ड्रॉप करता है तो एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए वो हमेशा एरोप्लेन के नीचे रहेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी एरोप्लेन की है वही वेलोसिटी उस बॉल की या पैकेट की है। 147 है, द रेंज ऑफ शेल फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 20 मीटर हाइट इज 1000 मीटर। What must be the minimum velocity with which it was fired? देखिए ये हाइट दी गई है हमारे पास, ये हमें हाइट दी हुई है, ये हाइट है h, ये जो है वो हमारे पास फ्रॉम 20 मीटर हाइट, और इसकी रेंज जो है ये हमारे पास 1000 मीटर। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि मिनिमम वेलोसिटी v नॉट x कितनी है, क्योंकि ये फायर्ड हॉरिजेंटली है। जब फायर हॉरिजेंटली होता है तो Vy जो होती है वो जीरो होती है। तो आप इसको कर सकते हैं इस फार्मूले से, रेंज इज इक्वल टू
वी नॉट एक्स अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप कर सकते हैं. An aeroplane is flying 1960 meter above the ground at 20 meter per second. If a packet is dropped from it, then how far on the ground will it strike? देखिए ये हमारे पास है हाइट और ये है v वेलोसिटी और पैकेट इज ड्रॉप्ड और ये एरोप्लेन ग्राउंड से ऊपर 1960 और ये जा रहा है इससे. अब ये ग्राउंड के ऊपर कितने डिस्टेंस पे गिरेगी, मींस रेंज बतानी है आपको. आपको पता है ये रेंज हो जाएगी वी नॉट अंडर रेडिकल, ये वी नॉट एक्स ही है क्योंकि हॉरिजेंटली है, वी नॉट एक्स अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी, ये फार्मूला लगे. An aeroplane moving horizontally with a speed of 100 meter per second drops a food package while flying at a height of 2000 meter. The time taken by the food packet to reach the ground. Same formula है कि देखिए ये velocity है, आपको पता है horizontally है तो v नॉट x है और ये height है h है और इसके अंदर टाइम बताना है आपको. आपको पता है इसके इसका टाइम होता है 2h अपॉन g. 150 है. A stone is thrown horizontally with velocity of 20 meter per second from a window 20 meter high. What is velocity of the stone just before striking ground? देखें इसमें ये है कि खिड़की है, इस खिड़की से इस तरह से स्टोन ड्रॉप किया हुआ ये इस तरह से आता है और जस्ट बिफोर ग्राउंड इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वी एक्स और दूसरा होता है वी वाई. यहाँ से वी नॉट एक्स दिया हुआ है, ये इसकी है हमारे पास हाइट एच और ये इसकी है वेलोसिटी वी नॉट एक्स, इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हुआ है. अब इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी v, ये v बतानी है कितनी है, v हो जाएगी अंडर रेडिकल वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. वी एक्स हो जाएगी वी नॉट एक्स के बराबर और वी वाई हो जाती है माइनस जी इंटू टी, या ये वी वाई हो जाएगा माइनस जी और टी हो जाएगा 2h अपॉन जी. इस तरह से हो जाएगा, आप इसके अंदर रखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद है 151. सिंपल है, पेपर के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुश्किल हो. अब देखिए इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 151. A stone is just released from the window of a car moving with uniform velocity along a horizontal straight road. The path of the stone will be dash as observed by the observer on the ground. देखें जब कोई भी चीज इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए जो चीज किसी भी चीज से थ्रो की जाती है, जैसे एरोप्लेन होता है, अगर एरोप्लेन हो या कोई भी चीज हो वो हॉरिजॉन्टल मूव की जाती है, उससे कोई भी चीज अगर ड्रॉप की जाती है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, चाहे वो कार हो चाहे वो एरोप्लेन हो, तो वो लाइक जो है वो प्रोजेक्टाइल होगी और उसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा. ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है. A stone is thrown horizontally from window of a building 25 meter high. Then mark correct statement. देखिए इसमें 25 मीटर हाइट से एक स्टोन थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली, तो इसमें स्टेटमेंट्स दी गई है. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज 0. देखें ये वही केस है कि जब इस तरह से हॉरिजॉन्टली हम थ्रो करते हैं किसी भी चीज को, तो इसके अंदर हम सिर्फ v नॉट x देते हैं और इसका v नॉट y जो होता है वो 0 होता है. फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल 0, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल 0 नहीं होती, जब बॉल यहाँ पे होता है या नीचे आता है तो इसको वी वाई होती है और वो होती है वी वाई इज इक्वल टू, इसके यहाँ पे होती है वी वाई
वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी होती है, फाइनल इसकी जीरो नहीं होती अलॉन्ग वर्टिकल, और फाइनल वेलोसिटी जीरो भी इसकी नहीं होती। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 153 है। क्वेश्चन नंबर 153 है, a stone is thrown horizontally from window of a building 25 meter high, then mark incorrect statement। देखिए 25 मीटर हाइट से इसको थ्रो किया गया है, तो कहा गया है कि इसके अंदर इसके करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। ये इस तरह से सेम केस अभी चल रहा है, इस तरह से हाइट से थ्रो किया गया है। velocity along horizontal remains constant throughout motion। बेटा कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है उसकी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि वी वाई चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी वी वाई यहाँ पे जीरो होती है और यहाँ पे बढ़ रही होती है। टोटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए कि टोटल वेलोसिटी के अंदर दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। Vx तो कांस्टेंट रहता है, Vy कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो दो है, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड दोनों इनकरेक्ट है। A stone is thrown horizontally from window of a building 50 meter high, then which of the following remains conserved throughout motion। वही सेम केस है, सेम केस के ही सब क्वेश्चन है। अगर इस तरह से कोई भी चीज इस तरह से थ्रो करते हैं तो उसमें से कौन सी चीज कंजर्व रहती है। देखिए बेटा, इस तरह से कोई भी बॉडी आती है उसकी वी एक्स जो होती है वो हर जगह पे कांस्टेंट रहती है, जबकि वी वाई जो होती है वो बढ़ रही होती है और वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, वी एक्स तो कंजर्व रहता है लेकिन वी वाई बढ़ रहा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है, तो इसलिए कि वो हाइट से नीचे आ रहा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें जा रही होती है, काइनेटिक एनर्जी में। मोमेंटम भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि हाइट से बाल नीचे आ रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मकसद है काइनेटिक और पोटेंशियल की सम। जब ऊपर से बॉडी नीचे आएगी तो काइनेटिक बढ़ रही होगी, पोटेंशियल कम हो रही होगी, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। 155 है, the time of flight of shell fired horizontally from some height h depends। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसका फार्मूला होता है अंडर रेडिकल 2h अपॉन जी। ये ओनली डिपेंड करता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रेडिकल हाफ हाइट, ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट फायर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटली फायर किया गया है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विथ 40 मीटर पर सेकंड एट सम एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, ये फर्स्ट केस है। आफ्टर फॉलोइंग बॉय रन्स अलोंग हॉरिजेंटल टू कैच द बॉल, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉय। इसमें कहा गया है कि एक बॉय है वो इस तरह से 60 डिग्री पे बाल को थ्रो करके, जो 60 पे जाहिर सी बात है 60 पे बाल को थ्रो करेगा तो वो लाइक अ प्रोजेक्टाइल होगा। अब ये इस तरह से थ्रो करके इसी डायरेक्शन में भागता है और ये इसको कैच करना चाहता है कि जैसे ये बाल इस तरह से आए तो बॉय यहाँ से भागता हुआ इसको आके कैच करे। तो जाहिर सी बात है इस बॉय की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द बॉय जो होनी चाहिए, ये प्रोजेक्टाइल की v0x के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल भी उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करेगा जितना बॉय तय करेगा। तो दोनों को हॉरिजॉन्टली इक्वल डिस्टेंस तय करना है, तब जाके बॉय इसको कैच करेगा। तो इसका मतलब है कि बॉय की स्पीड उतनी होनी चाहिए जितनी प्रोजेक्टाइल की vx होनी चाहिए।
तो प्रोजेक्टाइल की वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ द बॉय इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। लगाओगे तो सिर्फ आपको वी नॉट कॉस थीटा निकालना है। इसके बाद है 157 है अ प्लेयर स्टैंडिंग on a height of 4.9 meter above the ground strikes a ball horizontally with a velocity of 20 meter per second. What is the speed of the ball? 0.8 second after hitting the ball. इसमें भी केस वही है, सिर्फ टाइम का सिस्टम दिया हुआ है, इस तरह से थ्रो किया जाता है, ये बॉल इस तरह से आता है। अगर यहाँ पे टाइम कितना हुआ है, टाइम वी नॉट, यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, और ये कितनी है, यहाँ पे दी गई है 20 दी गई है, ये 20 है। अब यहाँ पे ये वी वाई हो जाएगा, वी वाई हो जाता है माइनस जी इंटू टी, और टी दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 0.8 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों वी वाई इस फार्मूले से निकालोगे, वी एक्स डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट दी हुई है 4.9 है, मकसद जी की वैल्यू आप 9.8 इस्तेमाल करोगे। 158 है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत ही छोटा है, लेकिन मैंने भेज दिए सब आपको। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज मोर ऑन द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन। देखिए ये क्वेश्चन एनटीएस के टाइम में टेस्ट में भी आ चुका है कि एयर रेजिस्टेंस, और ये सिंध के बुक के अंदर डायरेक्ट ये लाइन लिखी हुई है, जो प्रोजेक्टाइल की एप्लीकेशन है उसके अंदर हो सकता है, केपी और पंजाब के अंदर भी ये लिखी हो एप्लीकेशंस के अंदर, लेकिन वो मैंने पढ़ी नहीं है तो मुझे पता नहीं है। लेकिन सिंध के अंदर ये डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि वैसे भी आपको पता है एयर रेजिस्टेंस उस चीज के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करेगी जो ज्यादा टाइम एयर में रहेगा। तो जिसकी ट्रेजेक्ट्री हाई होगी उसकी एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ट्रेजेक्ट्री डिपेंड करती है थीटा पे, जिसकी थीटा बड़ी होगी उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ट्रेजेक्ट्री ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि हाई ट्रेजेक्ट्री जो होती है, ठीक है, हाई ट्रेजेक्ट्री के ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। देखिए ये 159 है, देखिए 159 है, इसके अंदर है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड at an angle of 40 degree with the horizontal. There is a wall of 30 meter high at a distance of 10 meter from the point of the projectile. The ball will hit the wall at a height. देखिए इसमें कहा गया है कि एक यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया है, ये वॉल है, और वॉल की हाइट कितनी है, वॉल की हाइट है 30 मीटर, और बाल किस एंगल से थ्रो किया गया, बाल थ्रो किया गया 45 डिग्री पे। ठीक है, बाल को थ्रो किया गया 45 पे, और ये वाल की हाइट है, हाइट ऑफ द वाल जो है ये है आपके पास 30 मीटर। अब ये बाल जाके इस वाल को लगेगा, तो आपको ये हाइट फाइंड करनी है कि ये जो बाल यहाँ पे हिट करेगा ये हाइट जो होगी ये हाइट कितनी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर डिस्टेंस दिए हुए, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से वेलोसिटी दी गई है, और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और थीटा है 45 डिग्री। अब इस जैसा केस जो होता है उसके अंदर पहले आपने ये देखना है कि ये जो बाल है ये वाल तक जो पहुंचेगा उसका टाइम क्या होगा। तो टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट एक्स अपान एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स की वैल्यू 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा अपान 10, यहाँ से निकल आएगा आपके पास टाइम के ये कितने टाइम के बाद जाके हिट किया। उसके बाद आप निकालोगे H1, H1 हो जाएगा
वी नॉट, देखिए हाइट होती है इनिशियल वेलोसिटी की वजह से, वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाओगे तो आपको हाइट मिल जाएगी और ये होगी 7.5 मीटर। ठीक है, ये एक जो हाइट दी गई है वाल की दी गई है, जरूरी नहीं है कि उतनी हाइट तय करे बाल जितनी वाल की है। इसमें सिंपली कहा गया एक लंबी दीवार है, हमने थ्रो किया है तो वो उसकी हाइट कितनी होगी। तो इस जैसे केस जैसे वो टेनिस प्लेयर का होता है, क्रिकेटर का होता है, तो उसमें पहले हमने टाइम निकालना होता है कि जहां तक हमें एक डिजायर्ड चीज है वहां तक पहुंचने के लिए उस बॉडी को टाइम कितना चाहिए होता है। 160 a page, a ball is projected at an angle of 60 degree with a horizontal surface with velocity of 20 meter per second, then the speed of the ball after 1 second। इसमें कहा गया है कि एक बॉल है, वो 60 डिग्री पे इस तरह से थ्रो किया गया है, इस तरह से आके गिरता है। ठीक है, आपको बताना है कि 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। देखिए 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वी वाई स्क्वायर। वी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा के बराबर, और वी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट वाई। वी नॉट वाई मीन्स वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी इंटू टी। तो ये हो जाएगा वी वाई इस फार्मूले से निकलेगा, वी एक्स इस फार्मूले से निकलेगा, आपको वेलोसिटी बतानी है। अब बुलेट इज फायर्ड at an angle of 40 degree at an initial velocity of 40 meter per second, then when will the bullet return to the ground। इसमें कहा गया है कि एक बुलेट है जो 45 डिग्री पे थ्रो की गई है, तो कितने टाइम के बाद ये वापस आएगी। तो टोटल टाइम है, टोटल टाइम हो जाएगा 2v0y अपान जी, या 2v0 साइन थीटा अपान जी, सिंपल है। A ball is projected at an angle of 60 degree with the horizontal surface with velocity of 40, range of the projectile is, range आप कर सकते हैं v नॉट स्क्वायर sin 2 theta upon g। A ball is projected with the velocity of 20, the maximum height, maximum height का फार्मूला हो जाएगा v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा upon 2g। बॉल इज ये बिल्कुल सिंपल है बेटा, ठीक है, ये सिंपल होते हैं। अ बॉल प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और ये कितनी मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तय करता है। इफ द सेम बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 5 विद द सेम वेलोसिटी, then the maximum height attained by it is 40 meter। ठीक है, then the range of the projectile is, देखें ये रेंज और हाइट का आपस में जो है वो ताल्लुक होता है कि अगर थीटा और फाई की 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है थीटा और 90 माइनस थीटा, मीन्स एक थीटा पे जो है वो थ्रो किया गया है और दूसरा कहाँ पे जो है वो थ्रो किया गया है, दूसरा थ्रो किया गया है थीटा पे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसकी रेंज जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए इसका ये शॉर्ट फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसकी रेंज जो होगी उसके हिसाब से हम करते हैं शॉर्ट फार्मूले के हिसाब से। बाकी इस तरह से आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक होती है फॉर एग्जांपल 30 और 60 पे, अगर हमारे पास एक हम लें कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे अगर हाइट्स दी गई है आपको, तो उसकी आपको बतानी है कि उस पार्टिकल की रेंज कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप फार्मूला बनाओगे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हाइट का फार्मूला आपके पास होता है
जैसे हाइट h1 हो जाएगी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, एक होती है साइन 30, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं साइन 30, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाती है, दूसरी हो जाती है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 90 साइन 90 माइनस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम करेंगे तो इन दोनों से हमें क्या करना है कि जो है वो रेंज जो है वो बतानी है। तो इसका जो फार्मूला बनाओगे तो इसका फार्मूला जो बनता है वो बेसिकली शॉर्ट फार्मूला एक बनता है कि 4 अंडर रेडिकल h1 h2 बनता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है उसको आप इस तरह से करेंगे, दोनों को आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो होता है ना साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो बनता है ये बन जाता है इज इक्वल टू कॉस थीटा के, इस तरह से। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह इस्तेमाल करके इसका शॉर्ट फार्मूला एक बनता है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि जो इस तरह से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, टाइम के फॉर्मेट के अंदर भी आते हैं, हाइट्स के फॉर्मेट्स के अंदर भी आते हैं, तो सिंपली ये दो तीन ही क्वेश्चन होते हैं, एक टाइम के फॉर्मेट के अंदर होते हैं, एक हाइट के फॉर्मेट में। तो इसमें ये होता है कि अगर दो एंगल्स हो हमारे पास, एक थीटा 1 हो और दूसरी 90 माइनस थीटा हो, ऐसी एंगल्स जिनकी सम बराबर हो 90 के, तो वो ये एंगल्स होंगी थीटा और 90 माइनस थीटा होंगी। तो उसके लिए जो हमारे पास रेंज होती है उसका फार्मूला होता है 4 टाइम्स अंडर रेडिकल h1 h2 होता है। इसके अंदर आप डालोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आपको ये शॉर्ट फार्मूला याद रखना है। 165 है, tennis ball is served horizontally as shown in the figure. What is the height of the ball when it reaches just above the net? यहाँ पे जितना पहुंचता है, तो मैंने ये पहले भी आपको बताया, अभी पहले क्वेश्चन भी किया था कि इसके अंदर पहले आपने क्या निकालना है, पहले टाइम, टाइम हो जाता है x अपॉन वी नॉट एक्स, यहाँ पे x है 10 और वी नॉट एक्स है 40, टाइम निकल जाएगा। और उसके बाद आप हाइट इस तरह से फाइंड करोगे इज इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि हाइट इसकी कितनी होगी जब ये पहुंचेगा वहां पे। ठीक है, अब देखें, अब आ जाए नेक्स्ट पे। सिंपल है, इतने कोई खास क्वेश्चन नहीं थे अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 166। देखिए 166 के अंदर है, a ball is thrown by one player reaches the other in 4 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be। देखिए ये टोटल टाइम दिया हुआ है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है और उसके साथ क्या दिया हुआ है, और उसके साथ हाइट आपको बतानी है। तो इसके अंदर फार्मूला लगेगा हाइट अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एट, ये फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 1200 मीटर, देन द हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी। देखिए मैक्सिमम जो रेंज है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 है, 45 पे रेंज है 1200 मीटर, तो हाइट कितनी होती है। देखिए आपको पता है 45 पे रेंज होती है 4 टाइम्स हाइट, या हाइट होगी रेंज अपन 4। 168 है, मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन which is moving with the constant velocity of 10 meter per second. If he throws a ball in such a way that it returns to the train after it has moved
60 मीटर, देन हाउ मच स्पीड इज गिवन बाय द मैन टू द बॉल। देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज जा रही है, उससे बॉल आप थ्रो करते हो। तो देखें जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की है, इसकी अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो बॉल के अंदर ऑटोमेटिकली 10 मीटर पर सेकंड इनर्शिया की वजह से होगी। अब अगर हम इसको ऊपर थ्रो करेंगे तो हम इसको देंगे वी वाई, हम इसको देंगे वी वाई, हम इसको वी एक्स नहीं देंगे, हम इसको क्या देंगे, वी वाई देंगे, क्योंकि वी एक्स तो इसको मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ पहले ही है। ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है 10 से, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसकी 10 है। हम इसको थ्रो ऊपर करेंगे तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, क्योंकि एक तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी उसके साथ है, ऊपर हम उसको वेलोसिटी देते हैं, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिक्स होके क्या बन जाएंगे, प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे। तो इसमें हमें यह बताना है कि वी नॉट वाई कितना है। ठीक है, अब इसके अंदर भी, ठीक है ना, इसके अंदर भी वही सेम चीज आपने करनी है कि वी वाई फाइंड करना है। मैंने आपको रेंज का एक फार्मूला बताया था कि रेंज का फार्मूला होता है आल्सो वी नॉट एक्स इनटू टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम किसके बराबर होता है, इनटू 2 वी नॉट वाई अपान जी। तो यहां से जो फार्मूला आता है ना, इस फार्मूले के मुताबिक रेंज जो होती है वो 2 वी नॉट एक्स वी नॉट वाई अपान जी होगी। तो वी नॉट वाई जो होगा इज इक्वल टू रेंज अपान जी अपान 2 वी नॉट एक्स होगा, तो आपको वी नॉट वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा है, मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि वहां पे मैं पेज लगाऊंगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी जो वी नॉट वाई है वो रेंज इंटू जी अपान 2 वी नॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन सच अ वे दैट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर 20 and 30 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। इट्स हॉरिजेंटल रेंज, फार्मूला सेम लगेगा, रेंज होती है 2 वी नॉट एक्स वी नॉट वाई अपन जी। 170 है, a particle is projected with a velocity of 30 meter per second at an angle of 30 with the horizontal, it will move at right angles to the vertical after time। ये बेटा इस तरह से थ्रो किया जाता है, ये जब इस तरह से थ्रो किया जाएगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी वी एक्स होगी, तब इसकी एंगल जो होगी वर्टिकल के साथ 90 डिग्री होगी। तो वर्टिकल के साथ जो है वो 90 डिग्री पे ये तब जाएगा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उस वक्त का टाइम हो जाएगा वी नॉट वाई अपन जी के बराबर। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल वर्टिकल के साथ परपेंडिकुलर उसी सूरत में होगा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। Which of the following is assumption in projectile motion? ये सिंपल है, आपको पता है, all of these है। The range of the projectile launched at an angle of 15 degree with the horizontal is 100 meter. What is the range of the projectile when launched at 30 degree? तो range 1 upon range 2 is equal to v1 स्क्वायर वगैरह कट जाएंगे, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 अपन साइन 2 थीटा 2, v और g सब कट जाएंगे एक दूसरे के साथ। A cricketer hits a ball with a velocity of 20 meter per second at 60 with the horizontal. How far above the ground it passes over the fielder 30 meter? ये हो जाएगा x और ये आपके पास थीटा है, ये होगा इसके अंदर। पहले आप टाइम निकालोगे, ये आपको मैं बता चुका हूं कि इस तरह के केसेस के अंदर टाइम बताना है, और उसके बाद हाइट आप इस तरह से निकालोगे वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस फार्मूले से आप इसको फाइंड करोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 174 है,
two bodies are projected with the same velocity if one is projected at an angle of 30 degree and the other at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of the maximum heights का रेशियो आपको बताना है, h1 अपान h2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा 2. If time of flight of a projectile is 10 seconds and range is 500 meters, then the maximum height attained by it will be. देखिए टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड है और रेंज जो होती है वो है 500 मीटर्स. अब आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है. ठीक है, अब देखिए हाइट के अंदर हमेशा जो हमें मिलता है, हाइट के अंदर वी वाई चाहिए होता है. अब वी वाई हमारे पास है नहीं, तो हाइट होती है वी नॉट वाई स्क्वायर अपान 2g. अब रेंज दी गई है तो रेंज होती है वी नॉट, इस तरह से रेंज होती है वी नॉट एक्स इंटू टी. तो v नॉट एक्स हो जाएगा रेंज अपान टी. ठीक है, जब आपको v नॉट एक्स मिल जाएगा उसके बाद आप ये फार्मूला फिर इस्तेमाल करोगे, रेंज इज इक्वल टू 2 v नॉट एक्स v नॉट वाई अपान जी. इस तरह से करोगे, रेंज आपको पता है, यहाँ से वी नॉट एक्स आपको मिलेगी, फिर आप यहाँ से वी वाई निकाल सकते हो, यहाँ पे रखोगे तो आपको हाइट मिल जाएगी. 176 है, A, B, C and D balls are projected like projectile with equal velocities having angles of projection 20 degree, 40 degree, 55 degree, 60 degree with the horizontal. The ball having longest range. सबसे ज्यादा रेंज किसकी होगी? सबसे ज्यादा रेंज उसकी होगी जो क्लोज टू 45 होगा. ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम 45 पे होती है, तो इन बॉल्स में सबसे ज्यादा जो क्लोज है वो है हमारे पास 40 वाला. देखिए 20 वाला, 40 वाला और 60 वाला, इसमें से 45 के क्लोज है 40 डिग्री वाला, तो बॉल बी होगा. 177 है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रिपल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन सेम, द मैक्सिमम रेंज. देखिए सिंपल सी है कि रेंज होती है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी. जब एंगल वगैरह सेम रखते हैं, वेलोसिटी 3 बार बढ़ाते हैं, रेंज 9 बार बढ़ जाएगी. Which of the following is necessary condition for a body when it is projected as projectile? देखिए नेसेसरी जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो ये होती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी जीरो ना हो, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा तो प्रोजेक्टाइल नहीं बन सकता. वर्टिकल कंपोनेंट जीरो से प्रोजेक्टाइल बन जाता है. जैसे सम हाइट से हम थ्रो करते हैं तो उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल देते हैं, वर्टिकल जीरो होता है. तो वर्टिकल जीरो के सिवा प्रोजेक्टाइल बन जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जीरो से प्रोजेक्टाइल नहीं बनता. हॉरिजॉन्टल जीरो करेंगे तो वो फ्री फॉल में चीज आ जाएगी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो करके आप प्रोजेक्टाइल नहीं बना सकते. ठीक है, आप वी वाई को जीरो करके प्रोजेक्टाइल बना सकते हैं सम हाइट से. वी एक्स को अगर आप जीरो करोगे तो प्रोजेक्टाइल कभी नहीं बनेगा. Which of the following necessary? तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट नॉट बी जीरो, तो वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. कोई भी ऐसा प्रोजेक्टाइल के तीनों केसेस को देख लें, किसी भी केस के अंदर वी एक्स जीरो नहीं है. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर वी वाई जीरो है, लेकिन उसके अंदर नहीं है. डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एक्सीलेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज मैक्सिमम हाइट. देखें मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सीलेशन की डॉट प्रोडक्ट. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ होती है वी एक्स और एक्सीलेशन होती है जी, इस तरह से. तो आपको पता है दोनों के अंदर थीटा कितनी होती है 90 डिग्री. तो डॉट प्रोडक्ट जो होगी वी एक्स डॉट जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी.
ऑलवेज जीरो होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की सिर्फ वेलोसिटी अलोंग एक्स होती है, तो उस कंडीशन के अंदर if the horizontal range of projectile is 4 times the maximum height, ये 45 पे होता है। if two bodies are projected at 30 degree and 60 degree respectively with the same velocity, then देखिए 30 और 60 पे रेंज सेम होती है, 30 और 60 पे r1 is equal to r2 होगा। A bullet is fired with velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical, then time to reach maximum height simple है, टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू v नॉट y अपॉन g। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसके अंदर है 183 है, 183 के मुख्तलिफ प्रोजेक्टाइल्स दिए गए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर मुख्तलिफ रेंजेस हैं, तो रेंज के हिसाब से कहा गया है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोएस्ट टू द लोएस्ट फर्स्ट रखनी है। अब जाहिर सी बात है इसकी रेंज कम है, इसकी रेंज उससे ज्यादा है, इसकी रेंज उससे ज्यादा है, इसकी रेंज उससे ज्यादा है। तो जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसका Vx ज्यादा होगा, मीन सबसे ज्यादा Vx 4 का है और सबसे कम Vx जो होता है वो है 1 का। तो 1 2 3 4 होगा। असर्शन है two particles of different masses are projected with same velocity at same angle, then the maximum height, range and time of flight attained by both the particle will be same। देखिए डिफरेंट मासेस है ना, मास का कोई असर नहीं होता, रेंज पे इन चीजों पे कोई असर नहीं होता, तो असर्शन ये। उसके बाद कहा गया द मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट मास ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि जो रेंजेस हैं वो जो इक्वल हैं टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, वो इसलिए क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो आप कहोगे असर्शन एंड रीजन बोथ ट्रू है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, 185 है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा, सही बात है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये बात गलत है। ठीक है, रीजन गलत है क्योंकि रेंज एंगल पे डिपेंड करती है। तो असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन गलत है। 186 भी सेम तरह का है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मेड n टाइम्स इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स n टाइम्स, सही बात है कि when the velocity of the projection of a projectile is made n times। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर आता है 2v नॉट साइन थीटा अपन जी। तो जितनी बार वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी बार टाइम बढ़ेगा। अब इसमें क्या कहा गया, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए असर्शन टाइम के बारे में, रीजन रेंज के बारे में, बातें दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन के अंदर, बातें दोनों सही है। तो ये हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। उसके बाद 187 है, a ball is thrown at an angle of 30 degree with the horizontal with an initial velocity of 60 meter per second. If the ball has started its journey from a height of 100 meter off the ground, then the time it will take to hit the ground is equal to। देखिए ये केस है कि सम हाइट से जब जाता है, तो ये जब इस तरह से आता है तो इसका टाइम बताना है। इसके अंदर दो टाइम होते हैं, t1 होता है, हाइट्स भी दो होती हैं, h1 होती है, h2 होती है, और ये टाइम t2 है। इसका पूरा प्रोसेस आपको लिखवाया हुआ है, t1 है प्लस t2 है। कैसे फाइंड करोगे, पूरा प्रोसेस आपको पॉइंट्स में लिखवाया हुआ है, सिंपल है ये। Which of the following statement is are correct? The minimum speed of the projectile during its flight is zero। मिनिमम जीरो नहीं होती क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कम से कम होती है लेकिन जीरो नहीं होती।
वी वाई जीरो होता है, वी एक्स तो कभी भी जीरो नहीं होता। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कम से कम होगी, जीरो नहीं होगी। द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज इक्वल टू इट्स इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट। नहीं, वर्टिकल भी के बराबर नहीं होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है जो हॉरिजॉन्टल के बराबर होती है। द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज इक्वल टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल। सही बात है, क्योंकि मिनिमम होती हाईएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है ना, वो वेलोसिटी होती है वी एक्स के बराबर। द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट नेवर जीरो। सही बात है, कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, अब ये नहीं कहिएगा कि जब गिरती है गिरने के बाद जीरो होती, गिरने के बाद प्रोजेक्टाइल नहीं रहता। अब एक्सप्लेनेशन अपनी हाथ से नहीं बनाइएगा, जीरो नहीं होती कभी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आइंस्टाइन वगैरह बेचारे मर गए, नहीं तो उनको परेशानी होती इस बार। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है हमारे पास 89 है। Which of the following statement is are correct? The acceleration of the projectile remains constant during its upward flight। सही बात है, g के बराबर होती है। The acceleration of the projectile remains constant during its downward flight। सही बात है, g के बराबर होती है, कांस्टेंट ही होती है। The acceleration of the projectile इनके नहीं, एक्सीलेशन ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, कांस्टेंट होती है, तो 1 और 2 होगा। Which of the following statement is are correct? The vertical components of projectile velocity remains constant। गलत बात है, वर्टिकल ऊपर जाते हुए कम होता है, हाइट पे जीरो हो जाता है, नीचे आते हुए बढ़ता है। The vertical component of projectile velocity is never zero। ये बात भी गलत है, हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। The horizontal component of projectile velocity remains का, सही बात है, Vx पे कोई चेंज नहीं आती। The horizontal component of projectile velocity never zero। सही बात है, दोनों बातें सही है। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट होंगी वो 1 और 2 होगी। आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन निग्लेक्ट्स, ये केपी के लाइन है, केपी के बुक के अंदर सीधी लिखी हुई है, ये ऑल ऑफ दीज होगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी डिपेंड अपॉन ईच अदर नहीं करते, क्योंकि मोशन इन प्लेन होती है। मोशन इन प्लेन जो होती है, मोशन इन प्लेन जो होती है उसके अंदर जो होता है वो दोनों इंडिपेंडेंट होती है। तो जो है वो दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। वर्टिकल कंपोनेंट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये भी नहीं होता, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। 193 है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन 2 डायमेंशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलेशन। ये पंजाब की लाइन है, बुक के अंदर सीधी लिखी हुई है, क्योंकि मोशन इन 2 डायमेंशन है लेकिन कांस्टेंट होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 है। रेंज एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल 76 पे होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर है 197 है। इन सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन द मास ऑफ द बॉडी हैज एन इफेक्ट ऑन कैलकुलेटिंग। देखिए मास का इफेक्ट सिर्फ फोर्स पे होगा, वेलोसिटी वगैरह किसी के फार्मूले में नहीं आता। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ 2 लीनियर मोशंस है। सुपरपोजिशन 2 लीनियर की है, 2 2 डायमेंशनल की नहीं है। अब ये सिंध का डायरेक्ट एग्जांपल है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि रेंज 1 जो होती है, रेंज 1 जो होती है हमारे पास ये आर है, और रेंज 2 जो है ये आर अपॉन 2 है। ठीक है, अब ये किस एंगल पे होगी, तो वही फार्मूला R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। ये एग्जांपल किया हुआ है, इसके अंदर आप कर सकते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग के मैं आपको भेज रहा हूँ, उसके बाद जो है वो आपकी बायो की क्लास होगी। ठीक है।